हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब है, इसका अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष होने के क्या कारण थे। तो इन कारणों की हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई के बाद में जो कालकोठी घटना होती है, ब्लैक होल घटना, उसकी इसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हमने अलीनगर की संधि की बात की कि नवाब और क्लाइव के बीच में अलीनगर की संधि होती है। इस संधि में क्या क्या बातें थी उसकी हमने चर्चा की। तो इसके बाद अब परिस्थिति आ रही है प्लासी युद्ध वाली। तो जो अलीनगर की संधि है, इसमें हमने बात की थी लास्ट में कि दोनों पक्षों ने मजबूरी में ये संधि की थी। दोनों को ही जो है कोई रुचि नहीं थी ये संधि करने में, मजबूरी थी, और दोनों में संघर्ष फिर होने की प्रबल संभावना थी। तो अब आगे ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसकी वजह से जो वापस संघर्ष होता है। तो इसी में हम आगे लेते हैं प्लासी का युद्ध, जो आगे यही जो है संधि के बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती है जिस वजह से प्लासी का युद्ध होता है। तो पहले लेते हैं कि प्लासी युद्ध के कारण क्या थे, क्या कारण बन रहे हैं। तो प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का मोड़ बिंदु और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। यानी अभी तक अंग्रेज जो व्यापारी के रूप में थे, तो अब ये अंग्रेज जो है शासक या सूबेदार बनाने वाले या सत्ता हासिल करने वाले शक्ति बन गई। इस युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला लेते हैं कि संधि की शर्तों का पूरा ना होना, यानी अलीनगर वाली संधि की बात हो रही है। तो परिस्थितियों से विवश होकर दोनों पक्षों ने संधि तो कर ली थी अलीनगर वाली, परंतु शर्तों का पालन करने में किसी को भी रुचि नहीं थी। यानी ना तो नवाब को रुचि थी और ना ही अंग्रेजों को। अंग्रेजों का मानना था कि जब तक सिराजुद्दौला नवाब बना रहेगा, कंपनी के हितों को खतरा बना रहेगा। यानी अंग्रेजों को इस पर भरोसा नहीं है और सिराजुद्दौला को अंग्रेजों पर भरोसा नहीं है। सेकंड है अंग्रेजों द्वारा नवाब पर दोष लगाना। तो बंगाल के फ्रांसीसियों ने नवाब के साथ संबंध बढ़ाने का प्रयास किया। यानी फ्रांसीसी जो है सिराजुद्दौला से संबंध बढ़ा रहे हैं, इससे अंग्रेज डर रहे हैं, जिससे क्लाइव को डर लगा कि कहीं अपमानित नवाब, यानी नवाब जो अपमानित होकर अलीनगर की संधि की है, वो फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने की कोशिश ना करे। यानी ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना कर दे। इसलिए क्लाइव ने फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी चंद्रनगर बंगाल में थी, पर आक्रमण करने के लिए नवाब से अनुमति मांगी। सिराजुद्दौला से अनुमति मांगी क्लाइव ने, अंग्रेजों ने, लेकिन नवाब ने इसकी अनुमति नहीं दी। तब क्लाइव ने 14 मार्च 1757 को चंद्रनगर पर अचानक आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इस फ्रांसीसी बस्ती पर आक्रमण कर दिया क्लाइव ने और इसको अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने नवाब पर अलीनगर की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया। यानी अलीनगर की जो संधि हुई थी, उस संधि की शर्तों नहीं मानने का आरोप अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पे लगाया, जिसे नवाब ने स्वीकार नहीं किया। नवाब ने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने संधि की शर्तों को नहीं तोड़ा है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लेते हैं प्लासी युद्ध का, कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। तो विद्वानों के अनुसार सिराजुद्दौला के विरुद्ध कुछ प्रभावशाली मुस्लिम सरदार और धनी हिंदू कुचक्कर रचने में लगे हुए थे। धनी हिंदू मतलब धनवान व्यापारी, हिंदू व्यापारी जो है कुचक्कर षड्यंत्र रचने में लगे हुए थे। और जब उन्होंने अंग्रेजों से इसमें सहयोग मांगा, यानी मुस्लिम सरदार और हिंदू व्यापारियों ने अंग्रेजों से सहयोग मांगा, तो अंग्रेज तो पहले तैयार बैठे थे। तो मांगा तो वे तत्काल तैयार थे। और मुस्लिम सरदारों में थे मीर जाफर, मिर्जा अमीर बेग और हुसैन खां। ये प्रमुख मुस्लिम सरदार थे जो सिराजुद्दौला के विरोध थे, जो किसी न किसी रूप से नवाब से बेइज्जत हो चुके थे। और हिंदू लोग सिराजुद्दौला की कट्टर धार्मिक नीति थी जो हिंदुओं के विरुद्ध, इस कारण से उसके विरोधी बने हुए थे। अब व्यापारियों की बात करते हैं। जगत सेठ बंधु मेहताब राय, जगत सेठ बंधुओं मेहताब राय और स्वरूप चंद को भी नवाब ने अपमानित किया था, तो इस वजह से ये भी नवाब के खिलाफ थे। इसके अलावा प्रमुख हिंदू व्यापारी जिनका अंग्रेज व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध था, तो व्यापारी तो अपना लालच देख रहे हैं, जो है स्वभाव से ही, तो उनको धन से मतलब है और किसी चीज़ नहीं। और दोनों के हित एक समान थे, यानी अंग्रेज व्यापारियों के और भारतीय व्यापारियों के हित समान थे, यानी साथ रहेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। इस षड्यंत्र में शामिल हो गए ये सब के सब। इस षड्यंत्र
की पहल अंग्रेजों ने की, यानी शुरुआत अंग्रेजों ने की। षड्यंत्रकारियों ने मीर जाफर को नवाब बनाने का निर्णय लिया, यानी जो सिराजदौल्ला का सेनापति था मीर जाफर का, इसको जो है नवाब बनाएंगे, जिसे अंग्रेजों ने भी स्वीकार कर लिया। तो जो नवाब के विरोधी गुट था दरबार में, उन्होंने मीर जाफर का आगे किया और अंग्रेज इसके सपोर्ट में आ गए। तो अपने विरोधियों के षड्यंत्र की सूचना नवाब को युद्ध से पहले ही मिल गई थी। तो ये जो विरोधी षड्यंत्र कर रहे थे, इसको सिराजदौल्ला को इसकी सूचना मिल गई थी, किंतु नवाब ने षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कोई कठोर कदम ही नहीं उठाया। उसने अपने 4 सेनानायक जो इसके थे, मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ और मीर मोइनुद्दीन खां, इनको बुलाया और अपने सामने ही वफादारी की शपथ ली। अब शपथ लेकर उन्होंने शपथ ले ली और वो उससे संतुष्ट हो गया कि इन्होंने शपथ ले ली कि वो धोखा नहीं करेंगे। तो ये जो है सिराजदौल्ला की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि उसने षड्यंत्र का पता होने के बावजूद भी सिर्फ एक शपथ मात्र पे भरोसा करके उन पे भरोसा कर लिया। अब आगे घटना लेते हैं। षड्यंत्र पूरा होते ही क्लाइव ने युद्ध का बहाना ढूंढना आरंभ कर दिया। अंग्रेज जो बंगाल का गवर्नर है क्लाइव, वो युद्ध का बहाना ढूंढ रहा है। उसने नवाब को पत्र देकर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया। तो क्लाइव ने सिराजदौल्ला को पत्र लिखा कि वो अलीनगर की संधियों को तोड़ रहा है, अलीनगर की संधियों का पालन नहीं कर रहा। और नवाब का उत्तर आने से पहले ही क्लाइव ने सेना सहित राजधानी की तरफ कूच करता है। तो नवाब का उत्तर नहीं आता, उससे पहले ही क्लाइव जो है राजधानी की तरफ, यानी सिराजदौल्ला की राजधानी की ओर सेना सहित प्रस्थान करता है जून 1757 को। और जब इसकी सूचना नवाब यानी सिराजदौल्ला को मिलती है, तो वो भी अपनी सेना सहित जो है आगे बढ़ता है। दोनों पक्षों की सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने होगी। तो बंगाल के अंदर प्लासी नामक जगह है, उस मैदान में नवाब की सेना और क्लाइव की सेना आमने सामने आ गई। तो नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे और क्लाइव के पास 800 यूरोपियन सैनिक थे तथा 2200 भारतीय सैनिक थे। टोटल 3,000 क्लाइव के पास सेना थी और नवाब के पास 50,000 सैनिक थे। नवाब की विशाल सेना को देखकर क्लाइव साहस खो बैठा। तो 3,000 और 50,000 में बहुत फर्क है। तो इस विशाल सेना को देख के क्लाइव ने हौसला खो दिया, लेकिन उसके आक्रमण अब जो हौसला खोने के बाद उसको आक्रमण करने का साहस नहीं किया। लेकिन जो नवाब के षड्यंत्रकारी सेनाएं थे, उन्होंने क्लाइव को विश्वास दिलाया। तब जा कर के उन्होंने कहा कि युद्ध तुम शुरू करो, हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो 23 जून 1757 को क्लाइव ने धावा बोल दिया। नवाब के 4 सेना नायकों में से 3 तो अपनी जगहों से हिले ही नहीं। 3 सेना नायक अपनी सेना सहित चुपचाप युद्ध देखते रहे। केवल चौथा जो था मीर मोइनुद्दीन खां, वो शत्रु का सामना किया, लेकिन वो भी युद्ध करने के थोड़ी देर बाद ही जो है मारा गया था। दूरदर्शी नवाब अपने ही लोगों के विश्वासघात से घबरा गया। तो सिराजदौल्ला के साथ जो 3 सेनानायकों ने धोखा किया, इससे वो घबरा गया और अपने 2,000 सैनिकों के साथ युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार बिना प्रयास के ही क्लाइव ने युद्ध जीत लिया। तो युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं और क्लाइव युद्ध जीत गया। नवाब को बंदी बना लिया गया और नवाब को बंदी बनाने के बाद में 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को जो बंगाल का नेक्स्ट नवाब बना दिया। 2 जुलाई को मीर जाफर का पुत्र था मीरन, उसने नवाब सिराजदौल्ला की हत्या कर दी थी। तो ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि सिराजदौल्ला की हत्या किसने की? तो मीर जाफर का बेटा मीरन था, उसने इसकी हत्या की। अब इस युद्ध के महत्व की बात करते हैं। तो सैनिक दृष्टि से तो इसने नवाब के केवल 500 सैनिक ही मरे थे और अंग्रेजों के सिर्फ 65 सैनिक मरे थे। लेकिन नवाब की पराजय का मूल कारण था कि उसके सेनानायकों का विश्वासघात। इस युद्ध के बाद बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हुई, यानी अंग्रेजों के अधीन ये क्षेत्र आ गया। तो एक अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई, जिसने न केवल बंगाल प्रांत में ही क्रांति उत्पन्न की, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। ईस्ट इंडिया मतलब बंगाल में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में भी बड़ा बदलाव हुआ। वो क्या हुआ आगे देखते हैं। अगला है राजनीतिक महत्व क्या है इसका। युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर जाफर का बंगाल का नवाब तो बन गया, परंतु उसकी शासन सत्ता कंपनी के सैनिक सहयोग पर टिकी थी। यानी मीर जाफर नवाब तो बन गया है, लेकिन सत्ता पूरी तरह कंपनी की सेना पर डिपेंड है, सैनिक सहयोग पर। तो कंपनी का ही वर्चस्व है, मीर जाफर कंपनी के हाथ का खिलौना है और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में है।
कंपनी की कृपा प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति प्रशासन में उच्च पद प्राप्त कर सकता था। यानी बंगाल के नवाब के दरबार में या बंगाल राज्य में किसी को भी बड़ा पद प्रशासन चाहिए तो वो कंपनी की अगर कृपा प्राप्त कर लेता था तो उसको बड़ा पद मिल जाता था। अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि बाद में मीर जाफर को जब पद से हटाते हैं तो कोई रक्तपात नहीं होता, यानी बिना नवाब बिना कोई खून खराबे के बिना किसी हत्या के जब मीर जाफर को हटाया जाता है और मीर कासिम को बनाया जाता है तो चुपचाप सत्ता परिवर्तन हो जाता है। इसी को रक्तहीन क्रांति बोलते हैं। तो ऐसा हुआ कि इसका मतलब अंग्रेजों के हाथ में पूरा वर्चस्व था। इस युद्ध ने अंग्रेज व्यापारियों की आकांक्षाओं को जागृत कर दिया, यानी अंग्रेज व्यापारी और ज़्यादा पैसा कमाने का लालच देखने लगे और वे भारत में साम्राज्य पैसा कमाना और भारत में साम्राज्य स्थापना का भी स्वप्न देखने लगे, यानी भारत पर राज करने का स्वप्न देखने लगे। ये युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए भी घातक सिद्ध हुआ। तो मुगल साम्राज्य के लिए युद्ध भी घातक सिद्ध हुआ क्योंकि मुगल सम्राट के सामने उसके एक प्रांत के सूबेदार को हटा दे करके अंग्रेजों ने बिठा दिया और वो कुछ नहीं कर सकता, मूकदृष्टा बना रहा। और कोई भी शक्ति जो है मुगलों के प्रांत के सूबेदार को चेंज कर सकती थी और वो कुछ करने के सक्षम नहीं रहा। तो इस प्रकार बंगाल क्षेत्र में जो अंग्रेजों की सर्वोच्चता कायम हो गई इस युद्ध के बाद। आर्थिक महत्व की बात करते हैं इस युद्ध की, तो बंगाल भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। कृषि के मामले में, उपज के मामले में, व्यापार के मामले में, बंदरगाहों के मामले में तो बंगाल समृद्ध प्रांत था। और 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में अंग्रेजों को दिया। तो 3 करोड़ रुपए उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हुआ करती थी। तो ये अंग्रेजों को मीर जाफर ने रिश्वत दिया। अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए मीर जाफर ने अपने महल के जो सोने चांदी के बर्तन थे वो तक बेचने पड़े। इस युद्ध के बाद ही वे युग शुरू हुआ जिसमें वे अब व्यापार के साथ साथ अंग्रेज राज्य विस्तार से भी जुड़ गए। मतलब अंग्रेज अब भारत में व्यापार के साथ साथ साम्राज्य स्थापना और राज्य विस्तार में लग गए। इस युद्ध के पूर्व कंपनी को भारत में माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाना पड़ता था, यानी यहाँ जो माल खरीदते थे उसके लिए इंग्लैंड से उन्हें धन मंगाना पड़ता था, सोना चांदी मंगाना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें भारत में इतना धन मिलने लग गया है कि वो सारा माल इसी पैसे से खरीद करके बाकी बचे हुए पैसे से जो बंगाल से धन मिल रहा है उसे वो चीन के व्यापार में भी लगाना शुरू कर दिया। यानी इंग्लैंड से कोई भी सोना चांदी नहीं आ रहा है, माल यहाँ का वहाँ जा रहा है और चीन के व्यापार में भी माल का पैसा यहीं से मिल रहा है। नैतिक महत्व की बात करते हैं इस युद्ध की, तो अंग्रेज इतिहासकार मेलिसन ने लिखा है कि वास्तव में सिराजुद्दौला एक योग्य, ईमानदार और शांतिप्रिय व्यक्ति था। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही उसे धोखा दिया। यद्यपि उसने अंग्रेजों से धोखा देने का उसने खुद नवाब ने उसको धोखा देने का कोई प्रयास नहीं किया। अतः क्लाइव का षड्यंत्र नैतिक दृष्टि से सर्वथा निंदनीय था। इससे भी अधिक निंदनीय व्यवहार मुस्लिम सरदारों मीर जाफर, यार लतीफ़ खां, हुसैन खां, हिंदू साहूकारों और जमींदारों का रहा, जिन्होंने थोड़े से लालच में आकर के अपने शासक और राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया और अपने देश को बेच दिया। तो नैतिक महत्व की बात हुई कि अंग्रेज इतिहासकार मेलिसन ये कहता है इस युद्ध के बारे में। अब बात करते हैं मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में और फिर बक्सर के युद्ध की भूमिका बनती है। अभी तो प्लासी युद्ध की हुई, अब बक्सर के युद्ध की। तो प्लासी युद्ध के बाद 29 जून 1757 को क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और स्वयं अपनी सेना लेकर के जो मुर्शिदाबाद की ओर गया, यानी राजधानी की ओर गया। इस समय बंगाल की जनता पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी थी, यानी बंगाल की जनता को कोई मतलब नहीं है कौन नवाब बन रहा है कौन नहीं बन रहा, सत्ता बदल रही है नहीं बदल रही है, तो वो निष्क्रिय है, वो उनको जो है इनसे कोई रुचि नहीं दिखा रही है। राज सत्ता में परिवर्तन में उनको किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। मीर जाफर एक कमज़ोर और अयोग्य व्यक्ति था। क्लाइव ने शीघ्र ये प्रकट कर दिया कि शासन की वास्तविक शक्ति उसके पास है, यानी क्लाइव ने यह दिखा दिया कि बंगाल की नवाब चाहे मीर जाफर हो लेकिन सत्ता की पूरी पकड़ मेरे हाथ में है। और मीर जाफर नाम मात्र का नवाब था। क्लाइव ने इस सत्ता परिवर्तन के लिए मुगल सम्राट की स्वीकृति भी मंगवा ली, यानी मुगल सम्राट से भी अनुमति मंगवा ली कि हाँ ये जो सत्ता परिवर्तन हुई है उसको वो अनुमति देते हैं। उसने सभी महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करवाया जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। तो क्लाइव ने बंगाल के दरबार में, बंगाल राज्य में, बंगाल के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण पद थे वो ऐसे व्यक्तियों को दिलाए जो उसके प्रति यानी अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। तो इससे स्पष्ट है कि मीर जाफर नाम मात्र का ही शासक था। अब बात करते हैं इसके बाद में अली गौहर का आक्रमण। अली गौहर मुगल
राजकुमार है, मुग़ल राजकुमार, तो बाद में मुग़ल शाह जो है बादशाह भी बनता है। तो शहजादा अली गौर जो बाद में मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, इस समय अवध में भटक रहा था जब जिस समय ये प्लासी युद्ध हुआ। तो इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो ये युद्ध की व्यवस्था का जो माहौल सुना, तो उसके मन में आया कि इन प्रांतों में जो है वो युद्ध करके या उनको जीत करके वहाँ पर अपना किस्मत आजमाए। इसके लिए उसने अवध का नवाब से भी सैनिक सहायता मिल गई, यानी अवध के नवाब ने भी उसको सहायता देने को तैयार हो गया। 3 अप्रैल 1759 को उसने पटना पर आक्रमण कर दिया और पटना का जो नायब सूबेदार था राम नारायण, उसने अली गौहर को वहाँ से हरा करके भगा दिया। अब हरा के भगाया राम नारायण ने, और क्लाइव ने जो विजय का सारा श्रेय खुद ले लिया। उसने कहा नहीं, मैंने भगाया, मेरे डर से ये भाग गया अली गौहर, मुगल जो शहजादा है। तो उसके अनुसार अली गौहर को ब्रिटिश सेना के भय से भाग खड़ा हुआ। 1760 में अली गौहर फिर बिहार पर आक्रमण किया। इस बार फिर उसको वहाँ से भागना पड़ा। तो अब अंग्रेज़ कह रहे हैं कि हमारी वजह से हो रहा, और अपने आप को अंग्रेज़ों ने मीर जाफर का रक्षक कहलाने लगे, यानी अंग्रेज़ कह रहे हैं कि हम जो है बंगाल के रक्षक हैं, मीर जाफर के रक्षक हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, डचों का आक्रमण। डच किसको बोलते हैं? हॉलैंड के, जो वर्तमान में जिसको हम नीदरलैंड बोलते हैं, उसी को पहले हॉलैंड बोलते थे। तो हॉलैंड के लोगों के लिए डच वर्ड काम में लिया जाता है। तो बंगाल में डचों का भी व्यापार था। पटना, ढाका, पीपली, चिंसुरा, कासिम बाजार के निकट जो है डचों की फैक्ट्रियां थी। अंग्रेज जो है लेखकों ने मीर जाफर पर डचों से साठगांठ करने का आरोप लगाया। तो अंग्रेज कहते हैं कि मीर जाफर डचों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, ये आरोप लगाया है, जो सत्य नहीं है। परंतु अंग्रेजों को डचों को बाहर निकालने के लिए किसी न किसी बहाने की आवश्यकता थी। तो अंग्रेज तो चाहते हैं कि कैसे करके डचों को निकाला जाए बाहर, यहाँ से बंगाल से, क्योंकि वे उनके प्रबल प्रतिद्वंदी सिद्ध हो सकते हैं। यानी डच जो है अंग्रेजों के विरोधी या शत्रु, ताकतवर शत्रु के रूप में आ सकते हैं सामने, इसलिए वो चाहते हैं कि डचों को बंगाल से निकाला जाए। अतः अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी और 25 नवंबर 1759 को बेदरा नामक स्थान पे, अब ये देखो परीक्षा में बहुत बार सवाल आता है, बेदरा का युद्ध कब और किन के बीच में हुआ? तो 25 नवंबर 1759 को हुआ, अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ, है ना। इसका परिणाम क्या निकलता है कि डच हार जाते हैं और डचों ने को फिर कहा जाता है कि तुम सिर्फ व्यापार करोगे, यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो 25 नवंबर 1759 को बेदरा नामक स्थान पर अंग्रेजों और डचों के विरुद्ध में युद्ध लड़ा गया, जिसमें डच हार गए। उन्होंने संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार डचों ने भविष्य में युद्ध न करने और नई सैनिक भर्ती और किलेबंदी न करने का आश्वासन दिया। इस विजय से बंगाल में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। अब बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं रही। तो ये नेक्स्ट लेते हैं अब प्रशासनिक सुधार, यानी मीर जाफर की अयोग्यता, दूरदर्शिता तथा क्रोधी स्वभाव के कारण प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। राजकोष पहले से रिक्त था, क्योंकि जो खजाना था वो तो ये लुटा रहा अंग्रेजों पे, 3 करोड़ रुपए तो अंग्रेजों को रिश्वत के रूप में दे चुका था, बर्तन तक बेच दिए। ऐसी स्थिति में सोने चांदी के जो बर्तन थे महल में खाने पीने के, वो भी बेच के अंग्रेजों की लालसा पूरी कर रहा है। तो अब आर्थिक रूप से बंगाल कमज़ोर हो गया, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। ऐसी स्थिति में नवाब सैनिकों को वेतन भी नहीं दे पा रहा। तभी 25 फरवरी 1760 को क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर, वो होलवेल को जो है बंगाल कंपनी की जिम्मेवारी सौंप करके अब चार्ज दे करके इंग्लैंड लौट गया। नहीं, वो एक तरह से रिटायर हो गया एक बार के लिए। फिर है मीर जाफर को हटाया जाना। अब मीर जाफर कंगाल हो चुका है, अंग्रेजों को पैसों से मतलब है, तो पैसों से मतलब है, तो मीर जाफर के पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो इसको हटा रहे हैं। तो जुलाई 1760 में वेंसी टाट, ये अंग्रेज अधिकारी है, को फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता का गवर्नर बनाकर कलकत्ता भेजा गया अंग्रेजों ने इंग्लैंड से। कंपनी के पदाधिकारियों में तेजी से बदलाव से मीर जाफर के लिए कठिनाई उत्पन्न होने लगी, यानी नया गवर्नर आया है तो अधिकारियों में बदलाव हो रहा है, खुद भी गवर्नर भी चेंज हुआ और वो अपने हिसाब से अधिकारी भी बदल रहा है उत्पन्न। तो अली गौहर का डर अब भी बना हुआ था, यानी कि मीर जाफर जो कठिनाई, अधिकारियों के बदलने से मीर जाफर को कठिनाई हो रही है, साथ में जो मुगल शहजादा अली गौहर, उसका भी डर बना हुआ है। जब मीर जाफर ने अंग्रेजों के समर्थक राय दुर्लभ को मंत्री पद से हटा दिया, तो उससे अंग्रेजों में और असंतोष बढ़ गया।
3 जुलाई 1760 को किसी ने मीरन की हत्या कर दी। मीरन कौन? यही मीर जाफर का बेटा जिसने सिराजदौले की हत्या की थी, उसकी हत्या, मीरन की हत्या हो गई। अब इस हत्या क्या महत्व है? हत्या का महत्व ये है कि मीर जाफर के बाद नेक्स्ट मीरन को नवाब बनाना था, लेकिन अब मीरन मर गया तो अब मीर जाफर के जो कोई बेटा नहीं है नवाब बनाने के लिए, तो अंग्रेज़ों को अब नया मौका मिल गया किसी और को नवाब बनाने का, जिससे अंग्रेज़ों को नवाब के लिए नए नायब की नियुक्ति का अवसर मिल गया। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का निश्चय किया, यानी नेक्स्ट उत्तराधिकारी ऐसे निश्चय किया जो उनके इशारों पर काम करे, अंग्रेज़ों के हाथी कठपुतली रहे और उन्हें काफ़ी भेंट उपहार भी दे सके, यानी पैसा दे, उनको रिश्वत दे, पैसा धन देता रहे, ऐसा व्यक्ति उनको चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति उन्हें मिल भी गया और यह व्यक्ति था मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। तो मीर कासिम बंगाल का बहुत ही धनी व्यापारी था, यानी आज के हिसाब से अंबानी जैसे जो है रईस आदमी था ये। तो मीर कासिम अत्यंत ही धनी आदमी था और उसने नवाब बनते ही अंग्रेज़ों को हर प्रकार का सहायता का आश्वासन दिया। तो मीर कासिम भी नवाब बनने के लिए लालच पर बैठा है और वो अंग्रेज़ों को धन देने के लिए भी तैयार है। उससे प्राप्त बहुमूल्य उपहार से अंग्रेज पदाधिकारी खुश हो गए और अब उन्होंने मीर जाफर को पद से हटाकर मीर कासिम को नया नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा ताकि उन्हें और धन मिल सके, यानी अंग्रेजों को और धन मिल सके। इस संबंध में जो घटनाएं घटित हुई उन्हें 1760 की रक्तहीन क्रांति कहते हैं। अब इसको रक्तहीन क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि मीर जाफर पद से हट गया और किसी का कोई खून खराबा नहीं हुआ, क्योंकि जो मीर जाफर में योग्यता ही नहीं थी। तो ये रक्तहीन क्रांति, बिना खून खराबे के सत्ता परिवर्तन हो गया। तो ये बंगाल की रक्तहीन क्रांति कहलाई। कंपनी को इस आर्थिक संकट से उबारने वाला मीर कासिम ही दिखे दिया, यानी जो धन का अभाव हो गया था, इस धन के अभाव की भरपाई करने वाला मीर कासिम ही कंपनी को दिखा, क्योंकि उसके पास धन तो था ही और वह नवाब बनने की इच्छा भी रखता था। अतः अक्टूबर 1760 में मीर कासिम को नया नवाब घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार मीर कासिम नेक्स्ट जो है नवाब बन गया, या मीर जाफर को हटा दिया गया। तो आगे मीर कासिम और ये जो टॉपिक है लास्ट, कल जो है इसके नेक्स्ट क्लास में लेंगे।